हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29। हेडिंग लिख लेते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे। तुमको याद हो, अगर तुम मेरा लेक्चर नंबर 28 शुरू से देखे होगे तो हम एक बात बोले थे कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो इसका बॉन्ड लेंथ 1.53 एंगस्ट्रम होता है, और अगर डबल बॉन्ड हो तो 1.33 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। और बेंजीन रिंग जब लिया जाता है तो उसमें 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसके हिसाब से जो 3 सिंगल बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ये होगा, और 3 जो डबल बॉन्ड थे उसका बॉन्ड लेंथ ये होगा। इसके आधार पे तो हम यही कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का ये जो बॉन्ड लेंथ आ रहा है, तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ ये होना चाहिए और यहाँ का बॉन्ड लेंथ ये होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि इसका बॉन्ड लेंथ 1.39 आया और इसका भी बॉन्ड लेंथ 1.39 आया। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग बड़ा कंफ्यूज हुए। उनको ऐसा लगने लगा कि एक ही मॉलिक्यूल में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का तो अलग केस है। और ये जो बॉन्ड लेंथ आया है, तुम ध्यान से देखो, ये 1.39 का बॉन्ड लेंथ 1.33 1.53 के बीच में है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ है वही ये वाला है। इससे तो ये लगता है कि जो सिंगल बॉन्ड है वो एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि पार्शियली डबल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इतना होना चाहिए, उससे बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो गया, मतलब वहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया। वैसे ही जो डबल बॉन्ड है उसका भी जो बॉन्ड है सॉलिड फॉर्म में वो पार्शियली हो गया होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.33, और उससे इसका बॉन्ड लेंथ देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो बेंजीन रिंग है वो ऐसा नहीं बल्कि ऐसा दिखेगा हर जगह पार्शियली। और इसी के आधार पर एक कंसेप्ट डेवलप किया गया कि जो डबल बॉन्ड एक्चुअली में डबल नहीं बल्कि थोड़ा कमजोर हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड जो सिंगल नहीं हो बल्कि थोड़ा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसी फिनोमिना का नाम रेजोनेंस रखा गया। ठीक है। मतलब रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखा गया कि रेजोनेंस इज ए process in which double bond convert into partially double bond। मतलब जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता है पार्शियली डबल बॉन्ड में, एंड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पार्शियली डबल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके आधार पे ये समझाया गया कि किस तरीके से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। कहा गया कि क्या इसका कोई प्रूफ है, तो नहीं। इसीलिए तुम अच्छे बुक में देखोगे तो लिखा रहता है कि रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बस ऐसा देखा गया कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है वो पूरी तरह से ना होकर के पार्शियली है, और जो सिंगल बॉन्ड पूरी तरह से है उसके ऊपर पार्शियली डबल बॉन्ड का एक लेयर बना हुआ है। बस यही दोनों में अंतर है। रेजोनेंस
इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ओनली डिस्कस ऑन द पेपर। ये केवल पेपर पर डिस्कस होगा, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल ऐसा करता क्यों होगा, तो बाई रेजोनेंस, जरूर ये ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा तभी ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल होता है। तो बाई रेजोनेंस ऑल मॉलिक्यूल गेट मोर स्टेबल। रेजोनेंस के द्वारा कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, पहले तुम इतना तक अच्छे से लिख लो, जल्दी से मेरा वीडियो पॉज करके यहाँ तक अच्छे से लिख लो, फिर रेजोनेंस पे और बात कर रहे हैं अभी। ये सब याद रखना ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। साइंटिस्ट लोग ये जब घटना देखे कि डबल बॉन्ड पार्शियली डबल हो गया और सिंगल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो उनको ऐसा लगा कि क्या कोई भी मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट होता है या केवल बेंजीन, मतलब क्या कंडीशन होगा। जैसे कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, देखो एक पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग में। तो और भी मॉलिक्यूल लिए गए जिनके पास 3 पाई बॉन्ड है, बस उनका अरेंजमेंट ऐसा नहीं है। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 1 पाई, कहा गया कि इसमें भी 3 पाई है, इसमें भी 3 पाई है, मतलब इस दोनों में स्टेबिलिटी बराबर होनी चाहिए। लेकिन देखा गया कि बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो बोला गया कि कोई और मॉलिक्यूल लीजिए, और मॉलिक्यूल जिसके पास 3 पाई बॉन्ड हो, ये देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तब कहा गया इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि बेंजीन रिंग इससे भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि केवल ये पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। और यहां से देखते हुए एक कंसेप्ट लिखा गया कि रेजोनेंस कब होगा, तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये इन सब चीजों को देखते हुए लिखा गया। क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन, मॉलिक्यूल हैव अल्टरनेट पाई बॉन्ड। देखो यहाँ पाई बॉन्ड है लेकिन सब अल्टरनेट पे है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो और वो सिंगल बॉन्ड का जगह ले ले, तो जरूरी है कि जितने भी मॉलिक्यूल, उस जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जितने भी पाई बॉन्ड है सब के सब अल्टरनेट होने चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइए इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं। रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें देखो रेजोनेंस होगा कि नहीं, रेजोनेंस होगा। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस होने के लिए अल्टरनेट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, ऑल मॉलिक्यूल, देखो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हो रहा है और बेंजीन रिंग के जितने भी मॉलिक्यूल हैं तुम सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, sp2 होता है। यहां से सेकेंड कंसेप्ट डेवलप किया गया कि ऑल मॉलिक्यूल विच गेट रेजोनेंस मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। जब तक वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होंगे तब तक वो रेजोनेंस नहीं करेंगे। ये भी बात बेंजीन को देख करके लिखी गई। अल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, ये भी बात बेंजीन रिंग को देख करके ली गई। क्लियर हुआ। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसके सारे मॉलिक्यूल हैं जिसके सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं लेकिन पाई बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए और मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे एटम के पास sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होता है फिर भी वो रेजोनेंस करते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। ये बेंजीन रिंग को देखते हुए जो कंडीशन है वो लिख रहे हैं।
थर्ड पॉइंट लिखा गया, रेजोनेंस फॉलो कंजुगेशन सिस्टम। कंजुगेशन जो अल्टरनेट होता है उसी को कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। अब इन सारी बातों को देखते हुए एक नियम बनाया गया। वो नियम क्या है? कहा गया, अब ये नियम थोड़ा ध्यान में रखना है, इसीलिए कंसेप्ट डाल दिए कि ऑल, ऑल मतलब क्या? ऑल में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड, ऑल मतलब ये सब, ठीक है। इफ प्रेजेंट एट द अलाइल पोजीशन, अभी अलाइल पोजीशन क्या होता है बताएंगे। अलाइल पोजीशन, देन इट विल बी पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। मतलब अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल तुम लोग अभी नहीं जानते हो, उसके बारे में बताएंगे, पाई बॉन्ड, कुछ भी ऐसा कंडीशन लेते हैं जो अलाइल पोजीशन पर रहेगा तो वो निश्चित तौर पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। यही एक मेन कंडीशन है। अब कहोगे सर अलाइल पोजीशन क्या होता है? तो देखो, दो कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड हो तो इस दोनों कार्बन या कोई भी एटम के बीच में, तो इसका नाम होता है विनाइल, और विनाइल से लगा हुआ एटम अलाइल कहलाता है। अलाइल, यहाँ पॉजिटिव, निगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड कुछ भी यहाँ रहेगा तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा आप बताएंगे, अभी पहले ये सब कंडीशन की बात हो रही है, अब बात करेंगे प्रोसेस पर। तो जल्दी से इसको भी लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। चलो यहां तक हम लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं रेजोनेंस का प्रोसेस समझने। प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, लेकिन हम ये प्रोसेस ओनली पाई बॉन्ड का डिस्कस करेंगे, ओनली पाई बॉन्ड, क्योंकि बाकी रेजोनेंस हम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ना है। अभी केवल वही रेजोनेंस पढ़ेंगे जिसका यूज केमिकल बॉन्डिंग में है। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस का क्या यूज है, पहले ही बताओ। इस दोनों कार्बन का नाम क्या होगा? विनाइल कार्बन। क्यों? दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है। यहां से लगा एटम अलाइल, अलाइल के पास क्या है? पाई बॉन्ड। अब तुम इसको तीन तरीके से देख सकते हो। देखो, इसी सिस्टम को कंजुगेशन सिस्टम कहते हैं। यहाँ देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, या ये देखो इसके रिस्पेक्ट में अलाइल पाई बॉन्ड है, मतलब ये रेजोनेंस करेगा। अब कैसे रेजोनेंस करेगा? तो मान लो 1 2 3 4 ऐसे चार लिखा हुआ है, इसका पाई बॉन्ड थोड़े समय के लिए यहाँ शिफ्ट हो गया, सपोज करो। तो जैसे ही ये शिफ्ट होगा, बताओ एक नंबर कार्बन के इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा कि नहीं? तो लॉस होगा। और जब ये एक नंबर के कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक नंबर पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे वैलेंसी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से अपने पाई बॉन्ड को उठा के अगले एटम पर रख देगा। मतलब प्रोसेस क्या होगा? यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ कार्बन, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ प्लस चार्ज। ध्यान दो हम कैसे बनाए हैं। क्लियर हो रहा है? हम क्या किए, इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ रखे, इसका लॉस हुआ, प्लस चार्ज आया, यहाँ रखते ही इसका वैलेंसी डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से फिर ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया। अब तुम फिर देखो, जब ये माइनस चार्ज फिर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई पहले से ही 4 बॉन्ड है। क्योंकि सर हमको तो 3 ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। जब भी 3 बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड हाइड्रोजन मानते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब ये रखेगा तो इसका वैलेंसी डिस्टर्ब होगा,
डिस्टर्ब होगा तो ये पाई बॉन्ड को अपने अगले एटम पे भेज देगा। यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, और इस तरीके से ये पूरा पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में यही रेजोनेंस देखो तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले ध्यान दो, मान लो तुम रेजोनेंस यहां से शुरू कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है तो इसका नाम विनाइल हो जाएगा, विनाइल से लगा एटम अलाइल हो जाएगा, यानी कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे, देखो ये पाई बॉन्ड को उठा के यहां रखोगे तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। अभी केवल उतना ही बता रहे हैं जिसका जरूरत केमिकल बॉन्डिंग में है, क्योंकि ऑर्गेनिक में अलग से पढ़ेंगे। अब फिर देखो, ये माइनस चार्ज यहाँ तुम कहोगे सर पीछे आ जाएगा, जब तक पॉसिबल हो तब तक आगे ले जाते हैं। तो जैसे यहाँ जाएगा तो इसका वैलेंसी डिस्टर्ब होगा, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड को उठा करके यहाँ रख देगा, और जैसे ही वहां रखेगा इस पे माइनस इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस आपस में मिल करके और रेजोनेंस बना लेंगे। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, ये जिस तरीके का दिखता था उसका जस्ट ये अपोजिट दिख रहा है। इसका मतलब फिर अगर वापस हम करें तो फिर ये वापस ऐसा दिखने लगेगा, फिर ये आगे बढ़ के वापस इस तरीके का दिखने लगेगा, मतलब ये लोग एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसी कन्वर्जन को डायरेक्ट दिखाना हो तो हम डॉट से दिखा देंगे कि हर जगह पाई बॉन्ड गया हुआ है। क्लियर, और इसी पाई बॉन्ड के पूरे इस बार बार चलने के प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं। अब कहोगे कि सर रेजोनेंस का यूज क्या है, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ दिया तो तुम थोड़े ना एमओ डायग्राम बनाने जाओगे, क्योंकि एमओ डायग्राम बनाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना था उस एटम की बात करेंगे। जैसे मान लो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर तुम डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा, 1.5। क्यों, एक बॉन्ड सॉलिड एक बॉन्ड आधा। अब समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर में शामिल कर सकते हैं। इसी बात को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन द एटम, उससे भी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशन क्या है, किस तरीके से इसको रेजोनेंट कराएंगे। देखो ये पूरा टॉपिक ऑर्गेनिक का है, यहाँ केवल डेफिनेशन पढ़ना था, इसलिए हम केवल डिफाइन कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कोई बात अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक रेजोनेंस है। तो अगर हम उसमें घुसे तो बिना मतलब का 8-10 लेक्चर बर्बाद होगा। कहोगे सर केमिकल बॉन्डिंग इतना बड़ा टॉपिक है, तो जो चीज जहां रहेगा वहीं हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन करने अब, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कंप्लीट है। अब केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी क्वेश्चन तुम बनाओ तुमसे बनेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसका प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम है एनसीईआरटी सेशन। क्या देखेंगे इसको, एनसीईआरटी सेशन को देखेंगे। एनसीईआरटी किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। तो एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन है टोटल 40 क्वेश्चन है। अब हमें तो नहीं पता कि कौन क्वेश्चन तुमको आ रहा है और कौन क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, और अगर हम इसको एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो भी हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका तरीका यही है कि तुम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर लिख दोगे कि विनायक सर हमको ये क्वेश्चन में दिक्कत है, आप नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। समझ में आ गया मेरी बात, तब जाके इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक तो क्वेश्चन जो थोड़ा फेमस है उससे सॉल्व करते हैं, जैसे 4.7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्कस
the shape of the shape of the following molecule discuss the shape of the following molecule using the Vesper VSEPR वेस्पर मॉडल। वेस्पर मॉडल क्या है ये भी अभी बताएंगे। BeCl2 BCl3 SiCl4 AsF5 H2S एंड PH3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरा वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो, फिर हम सोचेंगे। हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसमें वेस्पर का क्या मतलब है ये भी तुम लोगों को समझाएंगे जल्दी। हो गया, चलो पहले समझो वेस्पर क्या होता है। तुमको याद होगा हम हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, जिसमें एक लाइन लिखे थे कि अगर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन टेट्राहेड्रल तब होगा जब चारों की चारों सिग्मा बॉन्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक और केस में होगा जिसका शेप बताए थे ट्राइगोनल पिरामिडल। कब? जब 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हो। मतलब जब चारों सिग्मा हो टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर मान लो हम ये बोले कि 2 सिग्मा हो और 2 लोन पेयर हो तो वैसे केस में इसका जो शेप होता है वो बेंट होता है, बेंट, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और बेंट शेप। ये तीनों का नाम हाइब्रिडाइजेशन है, सबका शेप अलग अलग और ये इसका कंडीशन है। अब क्वेश्चन है कि चारों सिग्मा पे टेट्राहेड्रल और 3 सिग्मा पे ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इनको रिपेल कर रहा है, यानी लोन पेयर के आ जाने से मॉलिक्यूल का शेप बदल जाता है और इसी लोन पेयर को वेस्पर थियरी कहते हैं। देखो वेस्पर थियरी का फुल फॉर्म VSEPR, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसी को तो लोन पेयर कहते हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, और रिपल्सन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इतने को एक साथ लोन पेयर कहते हैं, यानी लोन पेयर का रिपल्सन, और लोन पेयर के रिपल्सन से शेप बदल जाता है मॉलिक्यूल का। तो वेस्पर थियरी हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी हम तुमको पढ़ा चुके हैं, बस उसका नाम नहीं लिए थे। अब आ जाओ यहाँ पे, डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द वेस्पर मॉडल। तो वेस्पर मॉडल समझ में आ गया, कुछ एक्स्ट्रा मॉडल नहीं है, यही है। लोन पेयर जब आते हैं तो मॉलिक्यूल का शेप बदल जाता है। अब यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जैसे BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। कैसे? तो फॉर्मूला याद है, बताए थे क्या फॉर्मूला था? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनो वैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। याद है? बस फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्व करो। इसी तरह से BeCl2 का निकालोगे, BCl3 का SiCl4 AS4, जिसका को उसका सॉल्व कर। मान लो तुम कहोगे BCl3 का, तो 1/2 बोरोन के लिए कितना लिखोगे? 3, वैलेंस से लिखना है, प्लस हेलोजन मोनो वैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट याद है, वो एटम जो एक बॉन्ड बनाता है। तो BCl3 यानी कि 3 ये
और कोई चार्ज वगैरह ही नहीं, 3 3 6/2 तो आ गया 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। ठीक है, इस तरीके से तुम क्वेश्चन को चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। और इसमें किसी का बताओ, इसका निकाल के देख लो sp3d आएगा, इसका निकाल के देख लो sp3 आएगा, इसका sp3 आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन जानबूझ के हम उठाए थे क्योंकि एज पर थियरी बच्चों को दिक्कत होता है। देखो थियरी चाहे जितना पढ़ा लेंगे ना, जब भी न्यूमेरिकल बताएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बात आता है जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया सीख रहे हैं। तो इसलिए अगर तुमको कोई भी चैप्टर में पारंगत हासिल करना हो तो जरूरी है कि उस चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल बनाया जाए। थियरी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4.19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द बॉन्ड, अरेंज द बॉन्ड्स अरेंज द बॉन्ड इन order of increasing, order of increasing ionic character, ionic character in the molecule, in the molecule LiF, K2O, N2, SO2 and ClF3। बहुत अच्छा क्वेश्चन। करा अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर। तुमको इसमें आयोनिक कैरेक्टर बताना है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, तुम खुद बताओ आयनिक कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो आयनिक कैरेक्टर उसी में सबसे ज्यादा होगा जिसमें केटायन और एनायन बनाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। और केटायन एंड अनायन बनाने का टेंडेंसी तुम खोजोगे तो तुमको पहले नंबर पे K2O मिलेगा। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इसका देखोगे तो आयनिक कैरेक्टर में इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K2O सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, उसके बाद LiF नहीं, उसके बाद लिखोगे ClF3, उसके बाद SO2 और सबसे कम होगा N2। ठीक, यहाँ पे SO2 और ClF3 में कंट्राडिक्शन भी रहता है, कई बार देखोगे तो SO2 को ज्यादा लिख देते हैं, तो वो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है आयनिक कैरेक्टर। नहीं, जैसे NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या वो आयनिक कैरेक्टर को शो करेगा? नहीं, कोवैलेंट में चला जाएगा, उसका बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। आयनिक का मतलब क्या होता है, आयन में ब्रेक कर जाना। ठीक, तो उम्मीद है कि तुमको यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को, और इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एनसीईआरटी बनाएंगे। एनसीईआरटी जब सॉल्व हो जाएगा तो आईआईटी का या मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के। कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि विनायक सर हम लोग नोट्स तो बना रहे हैं लेकिन नोट्स बनाने के दौरान छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे आसान तरीका है कि तुम मेरा जो लेक्चर पढ़ रहे हो और उस लेक्चर में जो भी दिक्कत है उस लेक्चर का, अगर तुम जैसे मान लो लेक्चर नंबर 26 कर रहे हो, 25 कर रहे हो, तो डायरेक्ट उस लेक्चर का नाम लिख दो कि विनायक सर 25 लेक्चर को हमें थोड़ा रिवाइज करा दीजिए, या 25 लेक्चर में ये बात नहीं समझ में आई है उसको थोड़ा बता दीजिए, तो हम वो तुम लोगों को अलग से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है ना हमारे और तुम्हारे कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे तो सिस्टमेटिकली क्लास एकदम चल ही रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि रिडॉक्स देखो खत्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। कुछ बच्चों का ना इसके बाद सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो इसको बाद हम देख लेते हैं, या तो थर्मो पढ़ाएंगे और नहीं तो इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे।
क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल के, और फिजिकल केमिस्ट्री ही पहले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, पढ़ाई करते रहो, और अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ लिया करो ग्रुप में आके। थैंक यू।